हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था जीवों में जनन, है ना। उसमें भी हमने प्रकार देखा था, दो प्रकार के होते हैं, लैंगिक और अलैंगिक, है ना। और ख़ास तौर से हमने अलैंगिक जनन पे ज़्यादा जोर दिया था, है ना। वो कितने प्रकार के होते हैं और उन प्रकार के क्या क्या उदाहरण होते हैं। हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, उदाहरण याद करना। क्योंकि जितने एमसीक्यू आप देखेंगे अपने बोर्ड एग्जाम्स में, तो उदाहरण ही ज़्यादा पूछते हैं कि ये किसका उदाहरण है, या इस प्रक्रिया का कायिक प्रवर्धन का एक उदाहरण बताइए। तो ये सब पूछता है। तो आज हम उसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे, है ना। ये चैप्टर बेसिकली इंट्रोडक्शन ही है, तो इसमें हम लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं, लेकिन बेसिक जो टर्म है वो सबको समझेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो समझेंगे। मेन आपका जो जनन स्टार्ट होगा, जनन पढ़ने का, वो चैप्टर 2 में, मतलब कि वही जो पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, वहां से आपको मेन पढ़ना है। लेकिन ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर में जो अब तक बताया गया पिछले क्लास में और इस क्लास में जो बताया जाएगा, तो इसका आपको समझ अच्छे से होना चाहिए। तो आज शुरू करते हैं। पिछले क्लास में हमने यहाँ तक देख लिया था कि क्या क्या चरण होती है जीवन चक्र की, है ना। किशोरावस्था होता है, प्रजनन अवस्था होता है, और फिर लास्ट में जिसमें आदमी के डेवलपमेंट रुक जाता है और वो मौत की तरफ जाता है, जिसको क्या कहते हैं, जीर्णावस्था कहते हैं। तो अभी हम आज यहाँ से शुरू करेंगे। अम्म, लैंगिक दृष्टि से पुष्पी पादप कितने प्रकार के होते हैं, मतलब कि पादप कितने प्रकार के होते हैं, इसको हम लोग देखेंगे। तो इसका दो प्रकार के होते हैं, एक को कहा जाता है मोनोकार्पिक पादप और दूसरे को क्या कहा जाता है, पॉलीकार्पिक पादप। कैसे दोनों में फर्क है? मोनो का आपको मतलब पता ही होगा। मोनो मतलब क्या होता है, एक, है ना, जो अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ एक ही बार फूल उसमें होता है, उसको क्या कहते हैं, मोनोकार्पिक कहते हैं। पॉलीकार्पिक वो एक से अधिक बार होता है। जैसे बांस की कुछ प्रजातियां हैं, बांस है, ये बांस नहीं है, बांस, इनमें बस एक बार फूल होता है ना। और भी एक आप पढ़िएगा जो आपके एनसीईआरटी में भी है, एक पौधा है स्ट्रोबाइलस कुंथियाना, है ना, आगे होगा शायद। इसकी खास बात ये है कि ये 12 साल में एक बार फुलाता है ना। किताब में आप अपने देखेंगे एनसीईआरटी में, उसमें कहा है कि लास्ट को 2006 में फुलाया था। तो 2006 के बाद ये फुलाया होगा कब, 2018 में। अब आगे 2018 के बाद अभी तक नहीं इसमें फूल हुआ है, ये फिर कब फूल होगा, 2030 तक। तो ये 12 साल में होता है। ये कहाँ पे पाया जाता है, आपको केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका, ये सब जगह पे पाया जाता है। अब बहुत सुंदर हो जाता है, तो यहाँ पे उस टाइम जब वो फूल उसका होता है, तो यहाँ पे उस वक्त पर्यटक भी बहुत सारे पहुंचते हैं। तो ये मोनोकार्पिक में आप उदाहरण याद रखेंगे बांस का, और ये नील किरंजी इसको कहते हैं, नील कुरंजी, है ना। और पॉलीकार्पिक जो एक से अधिक में, जैसे आप देखे होंगे आसपास आम का पेड़ है, लीची का पेड़ है, अभी सब में फूल आना शुरू हुआ है, हर साल आता है ना। तो मोनोकार्पिक वो ऐसे पादप जो अपने पूरे जीवन काल में केवल एक ही बार पुष्पन करते हैं, इनको क्या कहा जाएगा, मोनोकार्पिक पादप कहा जाएगा। जैसे बांस की ये प्रजाति है, नाम उतना ज़रूरी नहीं याद रखना, बस बांस से याद रखेंगे। और ये वाले जो प्रजाति, इसमें बहुत 50 से 100 साल में एक बार फूल आता है। और ये इसको याद रखेंगे, ये आपके एनसीईआरटी में है, तो ये बहुत बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। स्ट्रॉबिलस स्ट्रॉबिलेंथस कुंथियाना, इसको ध्यान में रखेंगे। इसको क्या कहा जाता है, इसे नीला कुरंजी भी कहा जाता है, ठीक है। यह 12 वर्षों में पुष्पन होता है। नीला कुरंजी केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु की घाटियों में पाया जाता है, ठीक है। इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी ध्यान में रखेंगे। 2018 में पिछली बार फूल हुआ था। अब 12 साल बाद यानी 2030 में हो, जैसा हमने डिस्कस किया। अब मोनोकार्पिक पादपों के उदाहरण में याद रखेंगे कि ऐसे एक मोनोकार्पिक पादप होते हैं जो साल में एक ही बार होते हैं। जैसे गेहूं हुआ, एक बार फूल हुआ, उसमें फसल हुआ, उसके बाद गेहूं काट दिया जाता है उसका पौधा। धान वगैरह एक वर्षीय मोनोकार्पिक पदार्थ होते हैं। दूसरा होता है जो द्विवर्षीय, इसमें दो बार फूल आ जाता है, जैसे मूली हो गया, गाजर हो गया, है ना। बहुवर्षीय में जैसे नीला कुरंजी, है ना। नीला कुरंजी क्या है, 2 साल 12 साल में इसमें आता है पौधा। दूसरा उदाहरण है, आप दूसरा प्रकार है आपका पॉलीकार्पिक, है ना। पॉलीकार्पिक पौधे कौन से होते हैं, तो वो ये पादप जो अपने पूरे जीवन काल में कई बार पुष्पन एवं फलन करते हैं, पॉलीकार्पिक पादप कहलाते हैं। कई बार करते हैं, इसमें जितने भी आम, अंगूर, लीची, कटहल सब हो जाएंगे इसमें। इसमें आप अगर अपने आसपास ध्यान देंगे तो केला का होता है। उसमें भी केला क्या होता है, जब एक बार वो केला का फल तैयार हो जाता है, उसके बाद वो पेड़ को क्या करते हैं, पेड़ को काट के हटा देते हैं, क्योंकि दोबारा वो फल नहीं होगा, है ना। दोबारा नहीं फल होगा, यानी ये केला भी एक किस प्रकार का उदाहरण है, एक मोनोकार्पिक
पादप का उदाहरण है। जंतुओं, ये तो पौधों के बात किया गया कि जो एक बार जिसमें फूल आता है मोनोकार्पिक, और जिसमें हर साल आता है, एक से अधिक बार आता है, तो उनको क्या कहते हैं, पॉलीकार्पिक। तो जानवरों को भी कुछ वैसा क्लासिफिकेशन होगा। तो जंतुओं को बांटने के लिए दो प्रकार होता है, एक होता है मौसमी प्रजनक और दूसरा होता है सतत प्रजनक। तो मौसमी प्रजनक वो होते हैं जिनका एक सीजन आता है, जिसमें पूरे साल भर उनमें प्रजनन की प्रक्रिया नहीं होती है, पूरे साल नहीं होगा। कोई एक खास वक्त आएगा उनके वातावरण वातावरण में कुछ ऐसा वक्त आएगा जिस वक्त उनकी प्रजनन प्रक्रिया बढ़ जाएगी। वही सीजनल ब्रीडर, जैसे कुत्ते बिल्लियों वगैरह में या कुछ और जानवर में पूरे साल भर नहीं होता है, कुछ एक वक्त में हो जाए। जैसे यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ऐसे जंतु या प्राणी जिनको किसी विशिष्ट मौसम या ऋतु में ही प्रजनन करते हैं, उनको क्या कहते हैं, मौसमी प्रजनन कहते हैं। जैसे मेढक हो गया, बरसात के टाइम पे मेढक हो गया, छिपकली हो गई, अधिकांश पक्षी, इनका एक समय आता है। दूसरा प्रकार होता है सतत प्रजनन, जो जो पूरे प्रजनन करने की क्षमता रखते हैं, है ना। ऐसे प्राणी या जंतु जो पूरे साल प्रजनन करने की क्षमता रखते हैं, उन्हें सतत प्रजनक कहा जाता है। इसमें आपके सभी प्राइमेट आ गए, ऐसे इसमें आपका मनुष्य भी आ गया, है ना। आपका चिंपैंजी, गोरिल्ला, ये सब प्राइमेट जितने हैं, सभी जानवर नहीं, यहाँ पे ध्यान देंगे, प्राइमेट और स्तनधारी हो, मैमल हो, मानव एक सतत प्रजनक है, ठीक है। इसको याद रखेंगे। आपको जैसे यहाँ पे तो टर्म याद रखना है आपको, देख एग्जांपल में देखें मोनोकार्पिक पौधे क्या होते हैं, तो आपको उसका डेफिनेशन मालूम होना चाहिए। मोनोकार्पिक इसको कहा जाता है। सतत प्रजनक कौन होते हैं, तो सतत प्रजनक आपको मालूम होना चाहिए कि सतत प्रजनक वो होते हैं जो पूरे साल भर उनमें प्रजनन करने की क्षमता रखते हैं, जो स्तनधारी होते हैं उनमें। एक होता है मध्य चक्र और दूसरा होता है ऋतु सावृत चक्र। ये वाला इंपॉर्टेंट है, आप इसको समझ भी सकते हैं कैसे, कि जो प्राइमेट होते हैं स्तनधारी, उनमें पाए जाने वाले चक्र को ऋतुस्राव चक्र या एमसी यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है। प्राइमेट हो जिसमें उदाहरण याद रखेंगे, मनुष्य होता है, बंदर होता है और गोरिल्ला होता है। चिंपी याद रख सकते हैं, चिंपैंजी जिसको कहते हैं वो भी। और ओइस्टर साइकिल जो होता है वो नॉन प्राइमेट स्तनधारी में पाया जाता है, गाय भैंस कुत्ता बिल्ली हिरन ये सब में। तो होता क्या है आपका ये ऋतुस्राव चक्र, तो इसी को क्या कहते हैं, इसी को आपने पढ़ा होगा कभी कि ये क्या कहलाता है, आगे डिटेल में वैसे इसको पढ़ेंगे। मासिक धर्म भी कहते हैं। ये क्या होता है, एक प्रकार का चक्रीय परिवर्तन है जो प्रजनन आयु की स्त्रियों में होता है। मतलब कि जो फीमेल होती हैं जिनकी उम्र कितनी है, 12 से 50, इसी एज के दौरान महिलाओं में होता है ना, अगर मनुष्य की बात की जाए तो। इसमें क्या होता है कि अगर निषेचन नहीं होता है, तो जो अंडाणु निकला है ओवरी से, उसका क्या होता है, वो एंडोमेट्रियम एक लेयर होता है गर्भाशय का, जिसको क्या कहते हैं, एंडोमेट्रियम, है ना। गर्भाशय का एक लेयर होता है जिसको क्या कहते हैं, एंडोमेट्रियम। अगर निषेचन नहीं होता है तो यही वाला एंडोमेट्रियम लेयर इंतजार में रहता है कि अगर निषेचन हुआ तो उससे जो जाइगोट उत्पन्न होगा उसका यहाँ पे इम्प्लांटेशन हो जाएगा। जब लेकिन निषेचन नहीं हुआ, यानी एक शुक्राणु आके इसको फ्यूजन नहीं हुआ उसमें, तो ये वाला एंडोमेट्रियम जो लेयर होता है यही टूट करके रक्त के रूप में बाहर आ जाता है ना। इसी को क्या कहा जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है। ऐसा कुछ भी ये किस में हो रहा है, मनुष्य में हो रहा है, मनुष्य में होता है, बंदर में होगा, गोरिल्ला चिंप वगैरह में होगा। लेकिन और स्तनधारी होते हैं जैसे कि कुत्ता हो गया, गाय हो गई, ये सब में नहीं देखने को मिलता है। उनमें टूट करके बाहर नहीं आता। उसमें भी ये चीज होता है कि गर्भाशय का लेयर तैयार होता है, लेकिन वो टूट करके खून के रूप में, रक्त के रूप में बाहर नहीं आता है, वो शरीर में वापस एब्जॉर्ब हो जाता है, यानी अंदर सोख लिया जाता है, ठीक है। तो ये दो प्रकार का होता है, इसमें भी याद रखेंगे। नाम याद रखना जरूरी है कि मध्य चक्र क्या होता है और ऋतुस्राव चक्र क्या होता है। यहाँ से ये तो तीसरी बात आ गई, जब हम लोग जीवन चक्र का अवस्था पढ़ रहे थे कि तीन अवस्था होता है ना। जैसे हमने देखा था ना यहाँ पे कि एक जुवेनाइल यानी किशोरावस्था होता है, प्रजनन अवस्था होता है, तीसरा जीर्णावस्था होता है। वही तीसरा अवस्था यहाँ पे बताया जा रहा है। क्या होता है इसमें, कि जिसमें जीव की प्रजनन क्षमता क्षीण हो जाती है, अब प्रजनन नहीं कर सकता है और वृद्धि विकास रुक जाती है। उस अवस्था को जीर्णावस्था, जब ये सब वृद्धि विकास रुक जाएगा उसको क्या कहेंगे, जीर्णावस्था कहेंगे। इसके बाद क्या होता है आपका, डेथ एंड इनएविटेबल है ना, होना ही होना है। अगला टॉपिक है हमारा लैंगिक जनन की घटनाएं, है ना। क्या क्या घटनाएं होती हैं लैंगिक जनन।
तो तीन घटना को याद रखेंगे। एक तो चीज है आपका लैंगिक जनन, है ना। इससे पहले एक घटना होगा और इसके बाद एक घटना होगा। इसी को कहते हैं प्री प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। और यहाँ पे इसको निषेचन में ही क्या होता है, यहीं पे क्या होगा, दूसरा जो वाला होता है वो निषेचन होता है। एक निषेचन से पहले का ये घटना है और निषेचन के बाद का घटना है। तो यही तीन होता है। पहला निषेचन के पहले की घटना, दूसरा दूसरा हो गया आपका निषेचन, तीसरा आपका निषेचन के बाद की घटना। जीवों द्वारा परिपक्वता प्राप्त करने के बाद उनमें लैंगिक जनन के कुछ घटनाएं एवं प्रक्रियाएं होती हैं। इन्हीं को क्या कहा जाता है, लैंगिक जनन की घटनाएं कहा जाता है। इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, आपको बस ये तीनों याद होना चाहिए। तीन भागों में बांटा गया है। पहला को कहते हैं निषेचन पूर्व घटनाएं, दूसरा होता है निषेचन, है ना, और तीसरा होता है निषेचन के पश्च घटनाएं, यानी निषेचन के बाद जो घटनाएं होती हैं वो वाली घटनाएं। तो निषेचन के पूर्व में क्या घटनाएं होंगी, तो निषेचन करने के लिए जो चीज चाहिए वो चीज बनेगा। तो क्या चाहिए, युग्मक चाहिए, है ना। तो पहला चीज क्या होता है कि युग्मकों का निर्माण होता है। निषेचन से पहले वाली घटना में पहला क्या होता है, युग्मकों का निर्माण होता है ना, निर्माण, युग्मक का निर्माण। उसके बाद युग्मक पहुंचे भी तो जहाँ पे उसको पहुंच करके फ्यूजन निषेचन करना है वहां पे पहुंचे भी तो युग्मकों का स्थानांतरण, है ना, या ट्रांसफर, है ना। ये चीज, ये दो चीज किस क्या है, आपके निषेचन से पहले होना चाहिए। नर होगा और मादा, इन दोनों में युग्मक का निर्माण होगा। नर में क्या हो जाएगा आपका शुक्राणु, है ना, और अंडाणु। ये क्या है, युग्मक। युग्मक के बारे में याद रखेंगे कि युग्मक कैसा होता है, हमेशा कैसा होता है, हेप्लॉइड होता है। हेप्लॉइड कहने का मतलब क्या होता है, एक गुणित। कोई सा भी दुनिया में जीव हो उसका अगर हम युग्मक की बात करेंगे तो वो हेप्लॉइड होगा, इस यानी एन से दिखाएंगे। भले वो जीव भी एक गुणित हो लेकिन उसका जो युग्मक होगा हमेशा हैप्लॉइड होता है। इसे बहुत बार सवाल पूछा है बोर्ड में, है ना। तो ये तो युग्मक का निर्माण हो गया। अब युग्मक का ट्रांसफर होगा। अब ट्रांसफर कहाँ होगा, स्थानांतरण। तो इस चीज पे डिपेंड करता है कि निषेचन कहाँ हो रहा है। अगर निषेचन मादा शरीर के अंदर में हो रहा है तो वहां पे ट्रांसफर होगा, मादा के शरीर के अंदर। अगर बाहर हो रहा है ना, तो बाहर में दोनों का ट्रांसफर होगा। ये वाला कॉमन होता है जिसको आंतरिक निषेचन कहते हैं, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। जब बाहर निषेचन होता है उसको बाह्य निषेचन कहते हैं। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका प्री फर्टिलाइजेशन, यानी कि निषेचन से पहले की घटनाएं हैं ये सब। अब अगला जो दूसरा प्रकार होता है वो कौन सा होता है, दूसरा मतलब जो घटना होता है निषेचन यानी युग्मकों का युग्मन, फ्यूजन, है ना। शुक्राणु किससे मिलता है, अंडाणु से मिलता है। अब उसके बाद जब फ्यूजन हो गया, निषेचन हो गया, जो तीसरा आता है, क्या कहें, तीसरा को निषेचन पश्च घटना है। इसमें क्या होता है, युग्मनज का निर्माण और भ्रूमक भ्रूण का निर्माण, है ना। निषेचन के बाद आपका युग्मनज का निर्माण होगा, जैसे एन, यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे शुक्राणु इसका भी एन होगा और ये अंडाणु, इन दोनों का निषेचन हुआ तो जो जाइगोट इसको कहते हैं, युग्मनज। इसको क्या कर दिया जाए, पहला कोशिका जो बनता है वो क्या कहलाता है, जाइगोट। इसको 2n से दिखाते हैं, है ना। तो ये क्या है आपका बाह पश्च घटना है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में आता है। युग्मनज का निर्माण हुआ, अब फिर इसमें डेवलपमेंट होगा जाइगोट्स। इसमें अभी क्या है, जाइगोट है यानी सिर्फ एक कोशिका है ना। वो दोनों कोशिकाएं आपस में मिलकर क्या बना रही हैं, सिर्फ एक कोशिका बना रहे हैं। फिर ये 1 से 2 सेल स्टेज होगा, 4 सेल स्टेज होगा, 8 होगा, 16 होगा, है ना। ब्लास्ट्यूला, ये सब का अलग अलग नाम है, मोरिबुला, ब्लास्ट्यूला। फिर जा करके वो इम्प्लांटेशन हो जाएगा एंडोमेट्रियम में वहां पे, है ना। तो ऐसे बढ़ते बढ़ते फिर इसमें और ग्रोथ होगा, फिर कोशिकाएं अलग होंगी। तो ये सारा इवेंट जो आता है ये सब हमको डिटेल में पढ़ना है आगे के चैप्टर्स में। बस यहाँ पे आप इंट्रो जान लीजिए कि ऐसे ऐसे चीजें चलती हैं। तो ये सब क्या हुआ, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट हुआ। और उसी में एक अगला इवेंट होता है जब ये सब होने लगता है इतने 16 स्टेज, फिर उसके बाद क्या होता है, इम्ब्रियो बन जाता है, भ्रूण, जिसको कहते हैं युग्मनज से क्या बन गया, भ्रूण बन गया। भ्रूण के बाद आपका यही आपका फीटस बन जाएगा। फीटस वैसा भ्रूण होता है जिसमें
उसका हाथ पाँव ये सब ऑर्गन अच्छे से पहचाना जा सकता है अल्ट्रासाउंड वगैरह में। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, जन्म हो जाएगा, है ना। तो ये चीज़ होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में। तो आइए इसमें देख लेते हैं नोट्स। आपको ये चीज़ ध्यान में रखना होगा कि तीन घटनाएं होती हैं। निषेचन पूर्ण घटनाओं में दो घटनाएं शामिल हैं, युग्मकों का निर्माण और युग्मकों का स्थानांतरण। दूसरी घटना क्या है, निषेचन। और तीसरी घटना है निषेचन के बाद की घटना है। उसमें क्या होता है, युग्मनज का निर्माण जो कि जाइगोट का फॉर्मेशन, फिर भ्रूण का निर्माण। तो पूर्व घटनाओं में लैंगिक जनन में निषेचन से पूर्व होने वाली घटनाएं प्रक्रिया। निषेचन नाम से ही मालूम चल रहा है, निषेचन से पहले जो चीज होगा उसको क्या कहेंगे, निषेचन पूर्व घटना। इसमें दो होता है, युग्मक, युग्मक का जनन जिसको गैमेटोजेनेसिस कहा जाता है, फिर युग्मकों का स्थानांतरण। गैमेटोजेनेसिस कैसे होता है, किसको कहते हैं, तो युग्मकों के निर्माण एवं विकास की संपूर्ण प्रक्रिया को युग्मक जनक, युग्मक जनन कहा जाता है। गैमीट बनने की कहीं भी आप इंग्लिश में देखेंगे जेनेसिस लिखा हुआ है लास्ट में, यानी कुछ बनने की बात की जा रही है, गैमीटोजेनेसिस। यहाँ पे अभी आपने देखा इम्ब्रियोजेनेसिस, है ना, यानी भ्रूण का बनना। गैमीट बन गया, फिर उसके बाद उनका स्थानांतरण हुआ। युग्मक लैंगिक जनन की इकाई है। युग्मक क्या होता है, लैंगिक जनन की इकाई होता है ना। युग्मक सदैव अगुणित होते हैं, अभी हमने वहां पे बताया, ये सब स्टार लगाया हुआ है पहले से, इंपॉर्टेंट है। युग्मक क्या होता है, सदैव अगुणित होते हैं, चाहे जनक अगुणित हो या गुणित हो, लेकिन युग्मक कैसा होगा, हमेशा हैप्लॉइड होगा, हमेशा अगुणित होगा। अब कितने प्रकार के युग्मक होते हैं, थोड़ा इसको भी देख लेंगे। तो तीन प्रकार के होते हैं, समयुग्मकी, असमयुग्मकी और विषम युग्मकी। किसके आधार पर ये बांटा गया है, तो उनके आकारिकी, यानी देखने में मतलब कि आकार कैसा है, उनका मॉर्फोलॉजी कैसा है, और कार्य के क्या काम, कैसे काम करते हैं, फ्यूजन कैसे होता है, उन कौन मूव करता है नहीं करता है, उसके आधार पे तीन प्रकार से युग्मकों को बांटा गया। पहला प्रकार जो है आपका समयुग्मकी। वैसे युग्मक जो आकारिक एवं कायिक रूप से एक समान होते हैं, जो कि आकारिक रूप से भी और कायिक रूप दोनों रूप से एकदम एक जैसा होगा, उसको क्या कहा जाता है, समयुग्मकी कहा जाता है। किसमें पाया जाता है, शैवाल में पाया जाता है ये, है ना, किसमें पाया जाता है, शैवाल में पाया जाता है। उदाहरण याद रखेंगे किसका, ये समयुग्मकी का, क्लामाइडोमोनास, माइडोमोनास का जो युग्मक होता है वो आइसोगर्म है, इसी को माइडोफोरा भी इसी को कह दिया जाता है, तो वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। दूसरा देखिएगा, दूसरा प्रकार कौन है, असमयुग्मकी। इसमें क्या होता है, जो आकारिक रूप से समान होते हैं, है ना, आकारिक रूप से समान होते हैं परंतु कार्यिक रूप से भिन्न होते हैं, इनको क्या कहा जाता है, असमयुग्मकी कहा जाता है। इसका उदाहरण याद रखिए, ये भी शैवाल में पाया जाता है, स्पाइरोगाइरा, दोनों किस में पाया जाता है, शैवाल में। इसका उदाहरण क्लामाइडोमोनास है, इसका उदाहरण स्पाइरोगाइरा है। तीसरा प्रकार है विषम युग्म की, हेट्रोगैमेटिक। जित इसके अलावा जितने भी होते हैं वो सब क्या आएंगे, हेट्रो। जैसे मनुष्य का जो होगा युग्मक, वो कैसा है, विषम युग्म की है, क्योंकि ये आकारिक और कायिक दोनों रूप से भिन्न होते हैं, है ना। फोटो, हाँ देखिए, जैसे यहाँ पे ये देखिए, ये तीसरा जो प्रकार दिखा रहा है, ये किसका प्रकार है, विषम युग्म की का। जैसे ये क्या है, ये है मादा का युग्मक, है ना। और ये जो दोनों दिखा रहा है ये है नर युग्मक, यानी शुक्राणु, और ये अंडाणु। दोनों कायिक रूप से भी अलग है, मतलब कि आकारिक रूप से भी अलग है और कार्यिक रूप से भी अलग है। आकार दोनों का अलग अलग है, कार्य कैसे करता है वो भी अलग अलग है। क्योंकि आपको मालूम होगा जो इसमें जो एक जो गतिशील होता है वो कौन होता है, गतिशील कौन मूव मूव जाता है मूवमेंट करते हुए, शुक्राणु जाता है। ये क्या होता है, अगतिशील होता है, अचल होता है। और यहाँ पे जो दूसरा उदाहरण हमने देखा किसका, असमयुग्मकी का, इसमें क्या होता है कि आकार एक जैसा है, आकारिक रूप से समान होते हैं लेकिन कारिक रूप से अलग होते हैं। और जो आइसो वाला होता है, जिसको समयुग्मकी का है, उस दोनों रूप से क्या होता है, एक जैसा होता है, आकार भी एक जैसा है, कार्य का भी एक जैसा है। तो ये उदाहरण याद रखें, क्लाइडोफोरा। और ये एक और उदाहरण याद रखते हैं, फ्यूकस, एनसीईआरटी का है ये फोटो। और मानव, यहाँ पे ये जो लगाया गया ये मानव का हेट्रोगैमेटिक, तीन प्रकार के होते हैं। अगला टॉपिक है हमारा जीवों में लैंगिकता, है ना। इसमें यही चीज याद रखेंगे, अभी जो हमने बताया प्रकार, है ना।
युग्मक कितने प्रकार, नाम आपको याद, सम युग्म की आप सुने तो आपको याद हो जाता है। सम मतलब एक जैसा होगा का उसका अ, देखने में भी एक जैसा होगा, आकार भी, बाह्य रूप से भी और कार्यिक रूप से भी। असम युग्म की देखने में तो एक जैसा होगा लेकिन कार्यिक रूप से अलग होगा। और जो विषम युग्म की देखने में भी अलग अलग होगा, आकारिक भी अलग होगा और कार्यिक दोनों रूप से अलग होगा। उदाहरण याद रखेंगे बस। हेट्रोगैमेटिक का याद रखेंगे जो विषम युग्म की है मनुष्य। जीवों में लैंगिकता, निम्न श्रेणी के शैवाल, या शैवाल है, शैवाल या पादप, और उच्च श्रेणी के पादप जंतु। अब कितने प्रकार, जैसे आपने सुना होगा कि कुछ पौधे होते हैं जो कि यूनिसेक्सुअल होता है उनका फूल, किसी का बाईसेक्सुअल होता है ना, एक लिंगी उभयलिंगी। इसको आपने कभी ध्यान दिया है कि कुछ ऐसे पौधे होते हैं उन्हीं में नर वाला भी पार्ट रहता है और मादा वाला भी पार्ट रहता है। तो इनका परागन जब होता है, यानी जब उनका नर और मादा युग्म आसानी से मिल सकता है, उसको बाहर से दूसरे पौध फूल्स के आने का जरूरत नहीं पड़ेगा, है ना। या जंतु में आपने देखा होगा, सुना होगा कभी, एक जोंक होता है ना, अर्थवर्म जिसको कहते हैं। ये कैसा होता है, हर्मेफ्रोडाइट होता है, यानी कि बाइसेक्सुअल होता है, यानी एक ही जो जीव है उसी के अंदर भी नर वाला भी अंग है और मादा वाला भी प्रजनन अंग है ना। अगर उसको कोई मादा ना मिले तो खुद से रिप्रोडक्शन होकर के जीव उत्पन्न कर लेता है, लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है। किया जा सक हो कर सकता है लेकिन मिलता ही है उसको। अब जो निम्न श्रेणी के पौधे होते हैं उसमें आपका शैवाल आता है, पादप आता है और कवक आता है। ये सब निम्न श्रेणी के जीव हैं। उच्च श्रेणी में कौन आता है, पादप और हायर प्लांट। यहाँ पे भी पादप है लेकिन यहाँ पे आपका वो वाला पादप है, ब्रायोफाइट। वो जो लोअर प्लांट्स हैं उनको इसमें इंक्लूड किया जाता है। उच्च पादप में आपके कौन है, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। खासतौर से कौन, एंजियोस्पर्म, जिसको क्या कहते हैं, पुष्पी पादप कहा जाता है। और जंतु तो आपको मालूम है, इसमें सारे जंतु आते हैं उच्च श्रेणी में। अब दो प्रकार की लैंगिकता इनमें देखने को मिलती है निम्न श्रेणी वाले में, समथैलेसी और विषम थैलेसी। समथैलेसी क्या होता है, सम, अभी हमने देखा कि सम का मतलब ही क्या होता है, एक जैसा होता है। एक ही पादप शरीर पर दोनों जननांग का होना समथैलेसी कहलाता है। बस इतना याद रखेंगे, एक ही पादप शरीर पर दोनों जननांगों का होना, नर और मादा का एक ही पादप पे, एक ही पौधे पे पार्ट होता है। उदाहरण एक याद रखेंगे, कारा या चारा इसको कहा जाता है। विषम थैलमी, उसका उल्टा हो जाएगा, दोनों का अलग अलग पादों पे होगा, मार्केशिया, है ना। तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है दोनों, लेकिन ये याद रखेंगे। एक लिंगी, और जंतु में क्या होता है, एक लिंगी होता है और द्विलिंगी होता है। एक लिंगी क्या होते हैं, ऐसे प्राणु जिनमें नर एवं मादा जनन अलग अलग पाए जाते हैं, है ना। उदाहरण के तौर पे तिलचट्टा हो गया, और उच्च श्रेणी के कॉर्डेटा, जितने भी कॉर्डेट्स आते हैं आपके, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा वो सब। और द्विलिंगी ऐसे होते हैं बाइसेक्सुअल, जिनमें ये नर एवं मादा जननांग एक ही शरीर में पाया जाता है, केचुआ, जोंक, स्पंज, टेपवर्म, ये सब। तो द्विलिंगी से याद रखें कि एक ही जीव में दोनों जननांग पाया जाएगा, नर और मादा। और एक लिंगी में कि एक जो जंतु है वो या तो वो नर होगा, है ना, या मादा होगा, दोनों नहीं हो सकता है। लेकिन ये जो होते हैं ये नर भी हो सकते हैं, नर भी इनके अंदर होता है और मादा भी वाला पार्ट होता है। अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था कि जो निषेचन के पहले के इवेंट होते हैं, निषेचन के बाद के इवेंट होते और निषेचन दूसरा इवेंट होता है ना। जो निषेचन से पूर्व के घटना होते हैं उनमें हमने क्या पढ़ा था, युग्मकों का निर्माण एक घटना, और दूसरा घटना क्या था, युग्मकों का स्थानांतरण, है ना। तो युग्मकों के निर्माण के बाद नर एवं मादा युग्मकों का एक दूसरे के समीप आने की क्रिया को क्या कहते हैं, एक दूसरे के पास आया, यानी इसको क्या कहा गया, युग्मक का स्थानांतरण कहा गया। प्रायः युग्मकों में नर युग्मक गतिशील एवं मादा युग्मक अगतिशील होता है ना। जनरली क्या होता है, जो नर युग्मक होता है वो कैसा होता है, गतिशील होता है, यानी वो चल सकता है, उसमें मूवमेंट हो सकती है। लेकिन जो मादा युग्मक होती है वो अगतिशील होती है। अतः ऐसे स्थिति में नर युग्मक मादा युग्मक के समीप पहुंचता है ना। समीप पहुंचेगा उसके बाद क्या होगा, उसके बाद निषेचन होगा, है ना। समीप पहुंच जो चल सकता है वही ना चल के जाएगा। और सम युग्म के युग्मक में दोनों युग्मक गतिशील होते हैं, जैसा हमने उदाहरण पढ़ा था ये क्लाडोफोरा का या क्लाडोमोनास का। सम युग्म में वैसे कहा जाता है जो फिजियोलॉजी, यानी कायिक रूप से और आकारिक रूप से एक जैसे हैं, दोनों एक साथ कार्य, एक जैसा कार्य भी करता है और दोनों का एक जैसा बनावट भी है। तो उसमें क्या दोनों युग्मक गतिशील होते हैं। सम युग्म की में हमने वहां पे क्या पढ़ा था,
के वैसे समयुग्मी जिसका शारीरिक रूप से और आकारिक रूप से एक समान होते हैं। ठीक है। एक समान होने का मतलब कि आकार एक जैसा है और कार्य भी एक जैसा, कर्स फिजियोलॉजी भी एक जैसी है, तो इसमें दोनों गतिशील होते हैं। ये वाला जो हमने देखा जनरली जो ऐसा होता है कि एक गतिशील होता है, तो ये किस में देखने को मिलेगा? विषम युग्मकी में देखने को मिलेगा। जैसे हमने डिस्कस किया कि जो नर नर वाला गैमेट होता है, नर युग्मक जो होता है वो गतिशील होता है और मादा अगतिशील होती है। लेकिन समयुग्मी युग्म में दोनों युग्म गतिशील होते हैं, अतः ये दोनों एक दूसरे के समीप आते हैं तथा इनके भित्ति के विलीन होने से ये आपस में युग्मक संलयन करते हैं। दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं, जब इनका मेम्ब्रेन आपस में जुड़ता है तो फर्टिलाइजेशन होता है या निषेचन हो जाता है। ठीक है। साधारण जीव जैसे कि ब्रायोफाइट एक्सेट्रा में युग्मकों के स्थानांतरण के लिए माध्यम के रूप में जल की आवश्यकता होती है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मिनट। फाइट में युग्मकों के स्थानांतरण के लिए माध्यम के रूप में जल की आवश्यकता होती है ना। जल के जरिए उनका युग्मक का स्थानांतरण होता है, तो और फिर जा करके उनमें क्या होगा, स्थानांतर के बाद निषेचन हो जाएगा, है ना। तो ये याद रखेंगे, जो ब्रायोफाइट होता है इसको एक और नाम से जाना जाता है, इसको क्या कहते हैं? पादप जगत का उभयचर, है ना। एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, है ना। एम्फीबियन किसको कहा जाता है? अभयचर उसको कहते हैं, वैसा जीव जो पानी में भी रह जाए और जमीन पे भी रह जाए। तो ब्रायोफाइट को कहा जाता है कि ये उभयचर है पादप जगत का, है ना। क्यों? क्योंकि वो इसको अपने निषेचन कराने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो युग्मकों का स्थानांतर होता है वो पानी के द्वारा ही होता है। कुछ पादप जैसे कि आवृतबीजी पादपों में नर और मादा दोनों युग्मक कैसे होते हैं? अगतिशील होते हैं, उनमें कोई भी मूवमेंट नहीं होता है। अतः इसमें युग्मक स्थानांतरण के लिए एक विशिष्ट प्रक्रिया होती है जिसको क्या कहा जाता है? परागन कहा जाता है ना। तो परागन क्या है? पॉलिनेशन एक विशिष्ट प्रक्रिया है जिसके एवज क्या होता है? युग्मकों का स्थानांतरण होता है एक पौधे में, है ना। कैसे पौधे में? बीजी पादपों में, जिसको एंजियोस्पर्म भी कहा जाता है। अब दूसरा जो प्रक्रिया अभी हमने देखा कि ये सब क्या था? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट था, है ना। निषेचन के पूर्व के घटनाएं थी ये सब। अब दूसरा जो मेन घटना है निषेचन, ये क्या होता है? नर युग्मक तथा मादा युग्मकों के संलयन की क्रिया को क्या कहते हैं? प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। नर और मादा युग्मक के संलयन यानी कि फ्यूजन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? निषेचन कहा जाता है। कितने प्रकार के होते हैं? जैसे हमने डिस्कस किया था ऊपर, दो प्रकार के होते हैं, बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन। आंतरिक निषेचन किसको मैंने बताया था? अगर मादा शरीर के अंदर में ये चीज निषेचन हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है, तो उसको क्या कहा जाता है? आंतरिक निषेचन। अगर कहीं वातावरण में हो रहा है तो उसको क्या कहा जाता है? बाह्य निषेचन कहते हैं, है ना। बाह्य निषेचन वह निषेचन की प्रक्रिया है जब मादा शरीर के बाहर बाहर किसी माध्यम में होता है, तब उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। जब निषेचन की क्रिया मादा शरीर के बाहर, है ना, बाहर नहीं, बाहर किसी माध्यम में होता है। अब ये माध्यम आपका पानी हो सकता है, पत्ती के ऊपर हो सकता है ना। जनरली किसमें देखने को मिलता है? मेढक में हो गया, मछली में हो गया, शैवाल में हो गया। इन सब में क्या होता है कि शरीर के बाहर निषेचन होता है ना। जैसे जो नर युग्मक होगा वो कहीं पे बाहर जाऊं, वहीं पे क्या आएगा? फीमेल युग्मक रहेगा, फिर दोनों का फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है। इसको कहते हैं क्या? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन या बाह्य निषेचन। मेढक, मछली, शैवाल, है ना। लेकिन मछलियाँ यहाँ पे आपको एक अपवाद जरूर याद रखना है। क्या होता है? कौन सी मछली होती है? तो जो आपकी ये शार्क होती है, उनमें आंतरिक निषेचन ही होता है, शार्क में, है ना। इसको याद रखेंगे। मछली तो होती है लेकिन उसमें आंतरिक निषेचन होता है। बाह्य निषेचन की कुछ हानियां होती हैं। क्या हानि हो सकती है? जाहिर बात है कि अगर बाहर में हो रहा है तो कुछ प्रेडेटर होंगे, शिकार करने वाले, वो खा सकते हैं, है ना। और और वातावरण बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ गया तो इसमें से नष्ट हो जाएगा काफ़ी सारा। तो निषेचन का जो चांस है वो कम हो सकता है ना। तो पहला पॉइंट क्या है? इसमें जीवों को अधिक संख्या में युग्मक उत्पन्न करने होते हैं, है ना। क्योंकि अगर चाहिए कि आपका अगर निषेचन हो तो आपको काफ़ी अधिक संख्या में युग्मक होना चाहिए, नर का भी और मादा का भी। क्यों?
क्योंकि कंपनसेट करने के लिए, क्योंकि बहुत सारा लॉस हो जाएगा ना बाहर वातावरण में, है ना। कुछ जानवर के जरिए कुछ तापमान, प्रेशर, टेम्परेचर, ये सब पानी बहा के ले गया, एक जगह रुक नहीं पाया, तो इसके लिए बहुत सारा रहेगा तो ज़्यादा बह भी गया तो थोड़ा तो रहेगा जी कि निषेचन हो जाए। तो अधिक संख्या में युग्मक को उत्पन्न करना होता है, ये सब हानियां हैं। दूसरा कि बाह्य निषेचन में अधिक ऊर्जा खर्च होती है, और इसमें उत्पन्न संतानों की उत्तरजीविता बहुत कम होती है। और बाह्य निषेचन एक संयोग प्रक्रिया है, मतलब कि संयोग, अगर चांस हुआ तो हुआ, नहीं तो नहीं। चांस क्यों? क्योंकि एक ही जगह पे हम आना चाहिए, मिलना चाहिए दोनों ही। अगर यहाँ पे अगर अंडा है, अंडाणु है, तो कुछ दूसरा जो मेल आएगा को इसको यहीं पे आके अपना शुक्राणु रिलीज करना होगा, तभी तो फ्यूजन हो पाएगा। तो एक ये संयोग की प्रक्रिया, ये सब हानियां हैं। अगला एक अजीब सा प्रकार होता है निषेचन के, जैसे अभी हमने दो प्रकार देखा कि आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन। आंतरिक आपको मालूम चल गया कि कहाँ होता है आंतरिक निषेचन, मादा शरीर के अंदर, है ना। मादा शरीर के अंदर निषेचन का होना, ये क्या होता है, आंतरिक निषेचन होता है। और एक अजीब सी प्रक्रिया होती है, इसको क्या कहा जाता है, अनिषेक जनन, है ना, पार्थिनोजेनेसिस। जब मादा द्वारा बिना निषेचन या नर युग्मक युग्मक के युग्मन के बिना नए जीव का उत्पन्न होना अनिषेक जनन कहलाता है। कोई भी जीव के उत्पन्न होने के लिए क्या चाहिए, कि एक नर हो, नर का युग्मक हो, और एक मादा का युग्मक हो, है ना। दोनों का क्या हो, निषेचन हो, उसके बाद इनसे क्या होगा, एक जीव बनेगा। लेकिन अनिषेक जनन ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बिना निषेचन के ही जीव उत्पन्न हो जाता है। निषेचन के जीव का उत्पन्न होना, है ना, बिना निषेचन के ही एक नया संतान उत्पन्न हो जाता है। इसको क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को अनिषेक जनन कहते हैं। किसमें होता है, मधुमक्खी, है ना। मधुमक्खी का थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है चीज, और मधुमक्खी में होता है, मेनली हम लोग को मधुमक्खी को थोड़ा डिटेल में देखना है। इसके अलावा रोटीफर, और ये भी एक अमेरिकन छिप के लिए ये भी उदाहरण है। तो मधुमक्खी का जो होता है, मधुमक्खी एक सामाजिक कीट है ना। उसमें जैसे हम लोग कैसे होता है घर परिवार, वैसा वाला तो मधुमक्खी में होता है। तो तीन श्रेणी में होते हैं, एक होती है रानी मधुमक्खी, दूसरा होता है श्रमिक, और तीसरा होता है ड्रोन, है ना। तो जो रानी मधुमक्खी है, इसका काम एक ही होता है, अंडे देना, है ना। अब इसका अंडा एक दो दो तरह का अंडा देती है। एक अंडा होता है जो कि निषेचित होता है, निषेचित अंडा होगा, और दूसरा होता है कैसा अंडा, अनिषेचित अंडा, है ना। दो प्रकार के अंडे देती हैं, एक निषेचित और अनिषेचित। अनिषेचित में ही आपका क्या होता है, जो प्रक्रिया है अनिषेक जनन, ये प्रक्रिया किसमें देखने को मिलती है, अनिषेचित अंडों में। क्योंकि यही जो अनिषेचित अंडा होता है, अंडा है यानी कि क्या है, हेप्लॉइड होगा। इसी से जो उत्पन्न होती है संतान बिना निषेचन के, यहाँ पे उसी को क्या कहते हैं, ड्रोन, जो कि खुद एक हेप्लॉइड होता है ना। और निषेचित अंडे से आपका कौन उत्पन्न होगा, ये श्रामिक कार्य करता है, मधुमक्खी। तो रानी कैसी होती है, 2n, है ना। देखिए यहाँ पे रानी कैसी होती है, डिप्लॉयड यानी द्विगुणित होती है, अपना युग्मक बनाएगी। रानी क्या करेगी, युग्मक अपना रिलीज करेगी, मादा युग्मक होगा वो। और जो ड्रोन होता है वो क्या होगा, ये नर है ड्रोन, ये भी अपना अपना युग्मक बनाएगा, नर युग्मक बनाएगा। ये उन्होंने मादा, अब इनका निषेचन हुआ यहाँ पे, यानी युग्मक संलयन हुआ, फ्यूजन हुआ युग्मक का। और इनसे उत्पन्न हुआ क्या, श्रामिक या कार्यकर्ता मधुमक्खी। ये भी कैसी होती हैं, ये भी द्विगुणित होती हैं, फीमेल होती हैं, है ना। जो रानी ने उत्पन्न किया था युग्मक, उसमें से तो कुछ मादा युग्मक संलयन में भाग ले लिए। जो शेष मादा युग्मक थे, उनमें क्या होता है, बिना निषेचन के ही उत्पन्न होता है कौन, ड्रोन, जो कि नर मधुमक्खी होती है। तो इसको ध्यान में रखेंगे, ऐसे होती है। तीन होते हैं, नारी होती है, रानी होती है, ड्रोन होता है, और श्रामिक होता है। श्रामिक का ये कार्य करता है, इनका मेन काम होता है जितना भी घोष उसके मधुमक्खी के छत्ता के अंदर काम है, छत्ता बनाना और जा करके नेक्टर ले आना, फूल पे बैठना, ये सारा काम किसका होता है, श्रामिक का काम होता है। ड्रोन का बस काम क्या होता है, ड्रोन का काम होता है रानी के साथ निषेचन वाली प्रक्रिया में भाग लेना, बस यही काम होता है ड्रोन का, है ना। और ड्रोन उत्पन्न कैसे होता है, तो ड्रोन उत्पन्न होता है बिना निषेचन के, यानी सिर्फ एक माता से उत्पन्न होता है। यानी एक चीज कह सकते हैं कि ड्रोन का कोई भी
बाप नहीं होता है ना। ड्रोन का कोई भी बाप नहीं होगा। कैसे उत्पन्न हो रहा है? तो जो अंडा दे रही है मादा युग्मक है रानी, उसी से सीधे ड्रोन का उत्पन्न हो रहा है। जब उत्पन्न हो जा रहा है तो दूसरी कोई और फीमेल होगी, उसके साथ क्या करेगा ये? अपना युग्मक से संलयन होगा। जो संलयन के बाद होगा उत्पन्न, उसको क्या कहते हैं? श्रामिक या कार्यकर्ता मधुमक्खी। समझ में आ गया होगा, कहानी की तरह समझिएगा इसको, बहुत ईजी है। अब तीसरा घटना होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, पश्च घटना है, जो नर एवं मादा युग्मकों के युग्मन के पश्चात होने वाली घटनाएं होती हैं, है ना। अब इनमें घटनाएं में क्या क्या आता है, जैसे हमने आपने पढ़ा क्या, एम्ब्रियोजेनेसिस, है ना, भ्रूण का निर्माण होना। उच्च या जाइगोट का बनना, युग्म जनक का निर्माण होना। उच्च श्रेणी के जीवों में युग्मनज के परिवर्तन, युग्मनज ही आपका क्या है? जाइगोट। इसके परिवर्तन से भ्रूण और नए जीव का निर्माण होता है। युग्मनज जाइगोट हमेशा द्विगुणित होता है ना। इस जैसे हमने वहां पे क्या पढ़ा था कि जो युग्मक होता है हमेशा, युग्मक हमेशा कैसा होता है? युग्मक आपका हमेशा एक गुणित होता है। लेकिन जो युग्मनज होता है, जाइगोट होता है, वो हमेशा कैसा होता है? डिप्लॉयड होता है। जाइगोट एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी अर्थात जनक से संतति के मध्य एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में भूमिका निभाता है, अतः यह प्रजाति की निरंतरता को बनाए रखता है ना। जनक यानी जो पेरेंट हो गए, एक नर और एक मादा, इनसे निषेचन हुआ, जाइगोट बना, है ना। तो जाइगोट क्या है? एक कड़ी है किसके बीच में, क्योंकि यही जाइगोट में आगे विकास होगा, जेके जिसके जिससे क्या होगा, पूरा जीव उत्पन्न हो जाएगा। तो ये एक कड़ी है जो दोनों के बीच का काम करता है, कनेक्टिंग लिंक कह सकते हैं इसको। और यह प्रजाति की निरंतरता को बनाए रखता है ना। अगर फ्यूजन ही नहीं होगा तो ये जो नर की प्रजाति है मनुष्य में ही हो जाए तो आगे कोई मनुष्य पैदा नहीं होगा, तो प्रजाति की निरंतरता को बनाए रखता है। मानव के जीवन की शुरुआत एकल द्विगुणित कोशिका से होती है। जो ये डिप्लॉयड होता है और ये कैसा होता है? एकल होता है। एकल बोले तो सिंगल सेल होता है, यानी सिंगल एक कोशिका का बना होता है बस। दोनों से फ्यूजन हुआ, एक कोशिका बना, अ, जिससे युग्मन या जाइगोट कहते हैं। अगला जो होता है फिर आगे इसमें डेवलपमेंट होगा, जाइगोट बन गया, अब उससे क्या बनेगा? भ्रूण बनेगा। कैसे होता है? मैंने बताया था कि दो होता है, चार सेल होता है, आठ सेल होता है, 16 सेल होता है, उन सब ये कैसे होता है? ये दो से चार हो जाना, एक से दो हो गया, है ना। पहले तो जाइगोट था, दो हो गया, फिर दो से इनसे भी दो हुआ, फिर इनसे दो होगा, इनसे दो होगा, ऐसे ही बढ़ता जाएगा। इस प्रकार के विभाजन को क्या कहते हैं? समसूत्री विभाजन। क्या कहा जाता है? समसूत्री विभाजन या माइटोसिस, है ना। समसूत्री विभाजन एवं कोशिका विभेदीकरण द्वारा विकास की प्रक्रिया को भ्रूणोद्भव कहा जाता है। कोशिका विभेदीकरण जब स्पेशलाइज्ड हो जाता है, मतलब कि अब इतना डिवाइड हो गया, इतने सारे सेल, अब कुछ अलग पार्ट बनाएगा, है ना। सेल का डिफरेंशिएशन हो जाता है, मतलब कि आगे अब डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, एंडोडर्म बन जाता है, मेसोडर्म बन जाता है, एक्टोडर्म बन जाता है। अब वो एंडोडर्म है, वो कुछ एक खास तंत्र को बनाएगा, है ना। कोशिका विभाजन एक कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। इनमें दो चीज होता है, एम्ब्रियोजेनेसिस के वक्त भ्रूण उद्योग, एक कोशिका का विभाजन होगा यानी कोशिका की संख्या बढ़ेगी यानी भ्रूण का आकार बढ़ेगा। फिर उसके बाद विभेदीकरण होगा, विमेदीकरण, कोशिकाओं द्वारा एकत्रित होकर विशिष्ट उत्तक, अंग तथा अंग तंत्रों का निर्माण होगा। पहले कोशिका थे, उत्तक बनता है, उत्तक से फिर अंग बनता है, फिर अंग से अंग तंत्र होता है, ऐसे धीरे धीरे बनेगा। आखिरी टॉपिक है हमारा, प्राणियों के प्रजनन के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। एक को कहते हैं अंडक या अंड प्रजक, और दूसरे को क्या कहा जाता है? सजीव प्रजक। ये भी याद रखेंगे, उदाहरण ये पूछता है ऑब्जेक्टिव में। ओवी और इसका उदाहरण यहाँ पे ये ओवी पैरस एक ही चीज लिखा हुआ है, इसको कहते हैं वीवी पैरस, है ना। अच्छा, मैंने यहाँ पे शुरू में एक चीज थोड़ा यहाँ पे ये बता दिया था, इसको रहने देंगे। ये वाला अपवाद वाला जो चीज है यहाँ पे नहीं है अपवाद का, है ना। अपवाद हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो दो प्रकार के जीव होते हैं, एक होता है जो अपने अंडा देता है, उन्हें क्या कहा जाता है? अंड प्रजक कहते हैं। इसमें जितने पक्षी हो गए और सरीसृप हो गए वो इसमें आ जाएंगे। और
सजीव प्रजक क्या होता है? विविपेरस, जो अपने बच्चे को उत्पन्न करते हैं वो सजीव प्रजक कहलाते हैं। जैसे कि स्तनधारी जीव, जितने भी तुम्हारे जितने स्तनधारी हैं वो सब क्या होते हैं? इसका लेकिन अपवाद, हर चीज में बायोलॉजी में आपको एक प्लेटिपस होता है ना? प्लेटिपस, ये तो स्तनधारी होता है प्लेटिपस। और एक उदाहरण याद रखेंगे, इकिडना। इकिडना, ये दोनों जीव जानवर का नाम है। ये दोनों कैसे होते हैं? स्तनधारी तो होते हैं, लेकिन ये अंडा देते हैं। स्तनधारी होते हैं लेकिन अंडा देते हैं। अंडे से नए शिशु जन्म होता है, फिर वो इनसे स्तन से अपना पोषण प्राप्त करता है। और बाकी जो गाय बैल हो गए, मनुष्य हो गए, इनमें क्या होता है? सीधे बच्चे को उत्पन्न करते हैं, वो अंडा वाला नहीं होता है इसमें सिस्टम। और जो अंडा वाला होता है उसको क्या कहते हैं? अंडप्रजक कहते हैं, जो अंडे देते हैं, है ना? सरीसृप, सरीसृप में कौन कौन आ गए आपके? जितने भी रेंग के चलने वाले होते हैं वो सब किसमें आ गए? सरीसृप में आ गए। सांप हो गया, है ना? सांप हो गया। और इसमें एक सांप में एक अपवाद है, कौन सा सांप? वाइपर सांप। ये अंडा ना दे करके सीधे क्या होता है? सीधे बच्चे देता है, जैसे मनुष्य वगैरह बच्चे देते हैं, वो चीज इसमें होता है। तो खत्म करते हैं, ये लास्ट ही है। पादप, हाँ एक ये दो पॉइंट याद रखेंगे। पादप, आवृत बीजी पादप, जो कि हायर प्लांट होता है, एंजियोस्पर्म। इनमें निषेचन के बाद क्या उत्पन्न होता है? निषेचित अंडाशय से फल का निर्माण होता है ना? निषेचित अंडाशय क्या बनाएगा? फल बनाएगा। जो हम फल खाते हैं वो क्या होता है? किसी पौधे का अंडाशय होता है। निषेचित अंडाशय से क्या बनता है? फल। और बीजांड से क्या बनता है? बीज बनता है। इसको हमेशा याद रखेंगे, हर साल पूछेगा। ओव्यूल, इसको कहते हैं ओव्यूल से आपका सीड बनता है। और इसको निषेचित अंडाशय यानी ओवरी से आपका क्या बनता है? फ्रूट बनता है ना? तो निषेचित अंडाशय से क्या बनता है? फल का निर्माण होता है। और बीजांड से क्या होता है? बीज का निर्माण होता है। अंडाशय की जो भित्ति होती है, लेयर, जिसको फल भित्ति या पेरिकार्प कहते हैं, है ना? ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट 100% याद करेंगे। और साथ साथ नोट्स बनाए ही होंगे आपने, है ना? पॉज करके या क्लास को एक बार खत्म करने के बाद। और तो आगे हम लोग डिटेल में देखेंगे चीज़ों को। मुझ तो कुछ इसमें छूट नहीं रहा है। मेंढक, मछली। यहाँ पे मैंने सही बताया था। मछली में मैंने क्या बताया था? शार्क। एक ये क्या है? अपवाद है। क्यों? इनमें होता है आपका आंतरिक निषेचन। 100%। इसको याद रखेंगे, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था नीचे, लेकिन कंफर्म हो गया। शार्क में क्या होता है? आंतरिक निषेचन होता है। बाकी जितनी और मछलियां होती हैं उनमें क्या होता है? बाह्य निषेचन होता है। तो यहाँ जो जो अपवाद है, क्योंकि इसी से ऑब्जेक्टिव सवाल आपसे पूछ लेता है। हम जो जनरल पढ़ के जाएंगे, लेकिन पूछ देगा आपसे जो अपवाद है वो। तो ख़त्म करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आगे हम लोग जो हमारा मेन चैप्टर है, पुष्पी पादपों में, पादपों में जनन, जो सेकंड चैप्टर है, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, उसमें हम देखेंगे कि फूल कौन कौन सा पार्ट होता है फूल में, है ना? कैसे उनमें निषेचन होता है, ये सारी चीज़ें जो कि हमारा मेन चैप्टर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नोट्स बनाएंगे, तो इसमें आपको उदाहरण ही याद रखना था ये वाले चैप्टर में। उदाहरण और छोटे छोटे जो टर्म्स हैं, क्या होता है, क्यों होता है, वो याद रखेंगे। नाम आप सुनेंगे तो आपको कुछ अनसुना नहीं लगना चाहिए, बस इतना पढ़ लीजिएगा। थैंक यू।